आज हम लोग स्टूडेंट डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर. सो नाउ एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आप मान के चलो कि इस टॉपिक से क्वेश्चन तो पेपर में पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे. इट्स 100% श्योर. सो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान से समझना हमें. एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इसको समझने के लिए पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, तभी हमें समझ में आएगा कि हम क्यों इस टर्म को डिस्कस कर रहे हैं. मान लो कि हमारे पास दो मास है. एक मास m1 है, मान लो ये 5 kg है, ये चलो 4 kg, और एक मास है m2, मान लो ये हुआ 6 kg. ठीक है ना. तो ये दो मास है, कुछ भी हो सकते हैं, गेहूं चावल कुछ भी मान लीजिए. तो मान लो m1 है 4 kg एंड m2 है 6 kg. अब मैंने कहा कि टोटल मास कितना हुआ, यानी अगर ये 4 kg राइस को रिप्रेजेंट कर रहा और ये 6 kg राइस को रिप्रेजेंट कर रहा. अब मैंने पूछा आपसे, बताओ टोटल राइस कितना है. तो टोटल राइस कितना होगा, तो m इज इक्वल टू m1 प्लस m2. आप डायरेक्ट सम करोगे, यानी 4 kg आप प्लस 6 kg, आप इसका डायरेक्ट सम करोगे. ठीक है. यहां पर कोई प्लस दिमाग लगाओगे ही नहीं कि ये 4 kg राइस है, ये 6 kg राइस है, तो टोटल राइस कितना हुआ, तो m1 प्लस m2 यानी 4 kg प्लस 6 kg दैट इज इक्वल टू 10 kg. क्लियर है. अब क्योंकि ये मास कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है, तो आपने इस ऐसे स्केलर के सम के लिए क्या किया, डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास 4, 5, 6, 7, 8 में हम लोगों ने डिस्कस किया उसी से ऐड कर दिया. सिंपल ऐड, इसको अलजेब्रिक ऐड भी बोल सकते हो, है ना. तो इसको अलजेब्रिकली हम लोग ऐड कर दिए थे. सो क्योंकि ये स्केलर है इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट इसका सम कर दिया 4 + 6 10 kg. अब एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा उस पर आते बात करते हैं. दो एग्जांपल लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए. एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा. मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं. मान लीजिए कि आप इस पॉइंट से मूव करना शुरू करते हो और कुछ टाइम के बाद आप 4 मीटर ईस्ट की डायरेक्शन में गए. सपोज ये ईस्ट है, ठीक है, और ये नॉर्थ है. आप ईस्ट के डायरेक्शन में 4 मीटर ट्रेवल किया आपने. कहां से, ओ से. फिर आप इसके बाद यहां से 3 मीटर नॉर्थ की ओर मूव कर गए. 3 मीटर नॉर्थ की ओर मूव कर गए. यह हुआ 3 मीटर. अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो क्या करोगे आप. स्टार्ट वो कहां से किया था, ओ से. कहां गया, ए. फिर कहां गया, ये बी. तो अगर मैंने बोला कि व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा बताइए. क्योंकि ये 90 डिग्री है तो आप क्या करोगे, इस ओ से. इनिशियली तो वो ओ पर था और फाइनल कहां पर गया, फाइनल वो बी पर गया. तो आप कहोगे सर ये जो ओ बी है ना, वो इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है. तो ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो आप कैसे निकालोगे, तो 4 मीटर ईस्ट 3 मीटर नॉर्थ, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा 5 मीटर. ठीक है. जो इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो वो 5 मीटर है. तो क्या ये 5 इस 4 और 3 का सम है, क्योंकि अगर आप 4 + 3 करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 7 मीटर, जबकि इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 5 हो रहा. अगर यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कहा तो 5, और वहां पर टोटल राइस का मास पूछा तो आपने कहा कि 10, यानी वहां पर तो आपने डायरेक्ट ऐड कर दिया था 4 + 6.
यहां पर ऐड करने पर रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मीटर है, ये 5 मीटर है। तो ऐसा क्यों हुआ कि ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मीटर है? क्योंकि यहां पर डायरेक्शन मैटर कर रहा है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जो कि ऑलरेडी लास्ट क्लास में आपको बताया गया है कि ये डिस्प्लेसमेंट वो कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर है। इसका मतलब है कि अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना होगा तो ऐसे सिचुएशन में इससे काम नहीं चलेगा कि 4 + 3 ऐड कर दिया तो 7। नो, इससे काम नहीं चल सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो फर्स्ट एग्जांपल हुआ। एक एग्जांपल और समझते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो कि ये एक फुटबॉल है, ठीक है? ये एक फुटबॉल है। इस फुटबॉल पर दो प्लेयर ने किक किया। एक ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया F1, और उसी समय एक फुटबॉलर ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। मान लो वो डायरेक्शन ये है, वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, दैट इज F2। ये F1 है और ये F2 है। क्लियर है? तो दो फोर्स इस फुटबॉल पर एक साथ वर्क हुआ। अब मैंने आपसे पूछा कि बेटा बताओ ये फुटबॉल किस डायरेक्शन में मूव करेगा। मान लो यहां पर फोर्स लगा, और अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताइए ये फुटबॉल किस डायरेक्शन मूव करेगा। तो ऑब्वियस है आपका आंसर आएगा कि सर ये फुटबॉल ना तो इस डायरेक्शन में जाएगा और ना ही इस डायरेक्शन में जाएगा, ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, ना तो यहां जाएगा और ना ही यहां जाएगा, वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। तो फिर ये कैसे निकलेगा और इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? क्या इसका रिजल्टेंट फोर्स दोनों का सम होगा? यानी अगर मान लो ये 5 न्यूटन होता और ये 10 न्यूटन होता, तो क्या ये रिजल्टेंट F जो होता 5 + 10 15 हो जाता? एक पॉइंट, क्या ये 50 न्यूटन होता? क्वेश्चन मार्क। और प्लस इसका डायरेक्शन क्या होता? तो इसका रिजल्टेंट ऑब्वियस है कि ये होगा कि नहीं होगा, हम लोग देखेंगे। तो एक तो रिजल्टेंट और उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन वो क्या है, इतना तो क्लियर है कि ये जो रिजल्टेंट मूवमेंट होगी फुटबॉल की, ना तो यहां जाएगा ना तो यहां जाएगा, वो कुछ इस टाइप से मूव करेंगे। तो फिर ये डायरेक्शन और इस फोर्स की वैल्यू बताना, ये कैसे बताएंगे? तो डायरेक्ट सम तो कर नहीं सकते हैं 4 + 15, तो फिर डायरेक्शन कहां से आएगा हमारे पास? अगर आप डायरेक्ट सम कर दोगे तो ना तो डायरेक्शन आएगा और ना ही हमें यह कंफर्म होगा कि रिजल्टेंट फोर्स 15 न्यूटन लगा है क्या। तो ये कुछ क्वेश्चन मार्क हैं जो ये बताते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी का सम जो है एक सिंपल मेथड से नहीं हो सकता है। उनके लिए हमें कुछ लॉ, कुछ रूल्स बनाने होंगे। तो इसी पर हमारा ये एडिशन ऑफ वेक्टर डिपेंड है। तो हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर क्या कहता है? वो कहता है कि दो वेक्टर का एडिशन सिंपल मेथड से नहीं होते हैं, उनके लिए एक लॉ है। तो कौन कौन से लॉ है देखिए। फर्स्ट लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और थर्ड है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये 3 लॉ है, रूल्स भी कह सकते हो, जिस पर हम लोग वेक्टर को ऐड करते हैं, है ना, वेक्टर्स क्वांटिटी को इस मेथड से ऐड करते हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे कि ट्रायंगल लॉ क्या है, पैरेललोग्राम क्या है और पॉलीगन लॉ क्या है। तो आइए देखते हैं 1 बाय 1। तो फर्स्ट क्या है? ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखिए क्या कहता है। कहता है मान लो
पहले इसको समझो, उसके बाद हम लोग इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। कहता मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ये है, ये उसका स्टार्टिंग है और ये मान लो उसका एंड पॉइंट है। ठीक है, कोई डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ऐसे सिचुएशन के लिए। तो मान लो वो एक वेक्टर ये है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर यहीं से स्टार्ट हो जाता है, यहां से, जहां एक का हेड कंप्लीट होगा वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा। यानी एक डिस्प्लेसमेंट ये हुआ तो दूसरा डिस्प्लेसमेंट ये होगा। ठीक है, यानी जहां हेड कंप्लीट हो वहीं से दूसरे का टेल स्टार्ट करेंगे। तो कहता है इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालना होगा तो फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मीट कर दो पहले, ऐसे। तो कहता है इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, ये, ठीक है, वो ये होगा रिजल्टेंट का मतलब ये हुआ a प्लस बी का वेक्टर है ना, वेक्टर सम है, मैग्नीट्यूड का सम नहीं है, ध्यान रखना। रिजल्टेंट को हमेशा प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्लस कहलाता है a और b का रिजल्टेंट। तो कहता है कि जो रिजल्टेंट होगा वो इस वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इसको हम लोग एक लॉ में कन्वर्ट करते हैं। लॉ क्या कहता है? कहता है कि मान लो कि आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। अगर इन दोनों वेक्टर को हम ट्रायंगल के टू साइड से रिप्रेजेंट कर दें, एक साइड ये है और एक साइड ये है, टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का मतलब जहां पर एक का हेड कंप्लीट होगा वहीं से दूसरा का टेल स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज नॉन एज सेम ऑर्डर, टेकन इन सेम ऑर्डर। देन their resultant vector is represented by the third side of the triangle, taken in opposite order। देखिए ये अपोजिट ऑर्डर है, हमने ऐसे नहीं लिया, हमने इस वेक्टर को ऐसे लिया हुआ, तो ये अपोजिट ऑर्डर हुआ, यानी ये स्टार्ट थर्ड रिजल्टेंट के लिए हमने यहां से स्टार्ट किया। तो कहता है कि जो इनका रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, थर्ड साइड यानी ऐसे, ये होगा टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। दिस इज द ट्रायंगल लॉ। तो इसको स्टेटमेंट में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट इसका क्या है? स्टेटमेंट है इफ टू vectors are represented with magnitude and direction, with magnitude and direction by two sides of a triangle, then their resultant vector is represented with magnitude and direction by the third side of the triangle, triangle taken in opposite order,
that is R is equal to, R represent resultant, R is equal to A plus B. प्लस का साइन है रिजल्टेंट का, यानी ये रिजल्टेंट के लिए यूज होता है। तो R इज इक्वल टू A प्लस बी। अगर A और B दो वेक्टर हैं और ये दोनों वेक्टर ट्रायंगल के टू साइड से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, टेकन इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब आपको पेन नहीं उठाना है, ऐसे जाना है फिर ऐसे चले जाना है। तो बोलता है उनका जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल होगा, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, यानी इस ऐसे जाएगा थर्ड, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे जाएगा। सो दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट। ये तो हुआ रिजल्टेंट। अब एनालिटिकल ट्रीटमेंट का क्या मतलब है, पहले समझिए। एनालिटिकल ट्रीटमेंट का मतलब है कि इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, यानी उस मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इनके और इनके साथ क्या रिलेशन बनाएगा, एक, और उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो ये दो पॉइंट है जिसको एनालिटिकल ट्रीटमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट। एनालिटिकल ट्रीटमेंट, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ। ओके, तो ये बहुत सिंपल, आसानी से याद हो जाता है। डेरिवेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि डेरिवेशन ट्रायंगल लॉ का भी है और पैरेललोग्राम का भी, दोनों के डेरिवेशन है और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग दोनों को देखेंगे वन बाय वन। तो पहले हम लोग ट्रायंगल लॉ का एनालिटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं। तो मान लेते हैं ये एक वेक्टर है एंड दिस इज द सेकेंड वेक्टर, वेक्टर 1, और ये हो गया वेक्टर 2। इसे A से रिप्रेजेंट करो और इसे B से रिप्रेजेंट कीजिए, और इसका रिजल्टेंट होगा जो ट्रायंगल का थर्ड साइड होगा, दिस इज R। ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस बी। ठीक है, R इज इक्वल टू A प्लस बी। अब लेट थीटा क्या है, यह है एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर, A वेक्टर एंड B वेक्टर। बोलो सर ये है कहां। तो देखिए एंगल का क्या मतलब हुआ, देखो इस वेक्टर का देखोगे ना तो ये इसकी डायरेक्शन है, ये ध्यान से समझना, एंगल वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्विस्टेड है। तो इसका डायरेक्शन है ये, ठीक है, इस वेक्टर का, इस वाले वेक्टर का। अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो उसकी डायरेक्शन बेसिकली देखा जाए तो ये जा रहा था ऐसे, और जो B है उसकी डायरेक्शन ये है। तो जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा इनिशियल से फाइनल, यानी A की डायरेक्शन और B की, दोनों के बीच का जो डायरेक्शन होगा ना, उनके बीच में क्या एंगल बना, यानी दोनों वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का एंगल। तो एक का डायरेक्शन ये है और दूसरा का डायरेक्शन ये है, तो जो एंगल होगा वो ये होगा, दिस इज द थीटा। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर थीटा तो ये होना चाहिए, लेकिन बेटा ये कैसे हो सकता है, एंगल हमेशा दोनों के बीच, दोनों के डायरेक्शन के बीच लेंगे। तो एक का डायरेक्शन ये है और दूसरे का डायरेक्शन ये है, तो फिर जो उनका एंगल होगा वो ये आ जाएगा, थीटा। दिस इज द थीटा, ध्यान से समझना बेटा इसको। तो ये थीटा हो गया। अब आप क्या करो कि ये जो B है, इस B से इस एक्सटेंडेड साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसको, ऐसे लाइक दिस। ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, इसका भी कुछ नाम दे दो, मान लो इसको हम लोग दे देते D। ठीक है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, नाउ वी ड्रॉ BD is perpendicular to OA extend, है ना, OA। BD जो है ना, हम लोग OA के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, आप क्या करो, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में क्या करो, एक बार साइन थीटा यूज कीजिए। क्यों यूज कर रहे हैं बाद में पता चल जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हो गया बी डी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हो गया ए बी, ए बी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी, ए बी की वैल्यू होगा बी। देखो यहां पर वेक्टर साइन हम लोग शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये एक लेंथ है, तो लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, तो हम यहां पर वेक्टर का साइन शो नहीं करेंगे। तो यहां पर वेक्टर का साइन हटा दो, उसकी वैल्यू की बात करेंगे। तो बताओ यहां से बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सो देयरफॉर बी डी, बताइए, तो बी डी हो जाएगा बी साइन थीटा, ये हो जाएगा बी डी का वैल्यू, ठीक है, बी साइन थीटा। अब इसी ट्रायंगल में नाउ इसी ट्रायंगल में कॉस की वैल्यू लो, कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा लोगे तो ये हो जाएगा ए डी बेस अपॉन ए बी, अपॉन ए बी। तो ए डी अपॉन ए बी की वैल्यू अगेन बी, तो यहां से ए डी की वैल्यू आ जाएगा। तो ए डी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। ये हो जाएगा आपका ए डी की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, अब इस ट्रायंगल को यूज करो। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल लो। इन ट्रायंगल बी ओ डी, इस ट्रायंगल को देखो बेटा। तो इस ट्रायंगल में आप देख रहे हो कि एंगल जो डी है वो कितना है, 90 डिग्री, वो 90 डिग्री है। और अगर ये 90 डिग्री है तो क्या हम लोग इसके ऊपर एक पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ओबी का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा ओडी स्क्वायर अब प्लस बीडी स्क्वायर, बीडी स्क्वायर, ओडी स्क्वायर अब प्लस बीडी स्क्वायर, ओडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। सो यहां पर देखो बेटा, ओबी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा आर स्क्वायर, तो आर, ओडी की वैल्यू हो जाएगा, देखो इस ओडी को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, ओ ए अब प्लस ए डी, इसका होल स्क्वायर, अब प्लस बीडी, बीडी को यहां लिख दीजिए बीडी, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये जो ओ ए है उसकी वैल्यू हो जाएगा ए, और ये ए डी है। अब आपको समझ में आएगा कि ये वैल्यू हमने क्यों निकाला। तो ए डी की वैल्यू है बी कॉस थीटा, तो यहां पर लिखो बी कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस बी डी, बी डी की वैल्यू है बी साइन थीटा, तो यहां लिख दीजिए बी साइन थीटा, इसके होल स्क्वायर, ठीक है। और तब इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कीजिए, तो यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इंटू सॉरी प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देन नाउ अब देखिए बेटा यहां पर, अब ये देखो, यहां देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या यहां से बी स्क्वायर कॉमन नहीं हो जाएगा। तो यहां से अगर आप बी स्क्वायर कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब प्लस ये हो जाएगा 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है कि नहीं। तो यहां पर 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, तो देखिए रिजल्ट, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो होगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू
आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, अब प्लस ये हो जाएगा 2ab cos थीटा। सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो दिस इज द रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला बन गया आपका, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला बन गया। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट। क्लियर है? समझ में आ गया आप लोगों को? नाउ अब हम लोग देखते हैं। यस बेटा बताइए। सर आपने अभी ट्रायंगल ऑफ एडिशन में बताया था कि जो साइड होती है वो अपोजिट ऑर्डर में लेते हैं। सर किसके रिस्पेक्ट में अपोजिट ऑर्डर में लेना सर उसमें नहीं है। ठीक है, अब आइए डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा आपको, है ना? तो अब देखते हैं डायरेक्शन। अब देखो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो नाउ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन देखते हैं। लेकिन जब आप डायरेक्शन लोगे, मान लो मुझे इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन लेना है, तो हमारे पास तो दो वेक्टर है, एक ए है एक बी है। तो किसी एक के रेफरेंस में ही तो लोगे ना, किसी एक को रेफरेंस पॉइंट बनाना होगा कि या तो इस वेक्टर को रेफरेंस बना लो या इस वेक्टर को रेफरेंस बना लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस ए को रेफरेंस बना लेते हैं, ठीक है, इस ए को रेफरेंस बना लेते हैं और इसी के साथ हम इसका डायरेक्शन ले लेते हैं। ये इसे मान लो बीटा, मान लो इसे बीटा, तो इसे ही हम लोग रेफरेंस बना लेते हैं। तो मान लो कि ये जो बीटा है वो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए वेक्टर के रिस्पेक्ट में वो उसकी डायरेक्शन हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में अब मुझे इस बीटा को निकालना है, तो आप अगेन इस ट्रायंगल को कंसीडर करो। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? BOD। अगर आप इस ट्रायंगल को वापस लो तो ये ट्रायंगल में फिर से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में फिर से देखिए, इन ट्रायंगल BOD अगर आप tan बीटा लोगे तो देखिए क्या होगा, tan बीटा। तो क्या tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी BD अपॉन बेस दैट इज OD नहीं होगा? BD अपॉन OD ये रिजल्ट आएगा। तो BD की तो वैल्यू आपको पता है, B साइन थीटा और डिवाइडेड बाय OD को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर लो, OA अब प्लस AD, ठीक है। तो tan बीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा B साइन थीटा और डिवाइडेड बाय OA की वैल्यू हो जाएगा A अब प्लस AD की वैल्यू हो जाएगा B cos थीटा। क्लियर है? तो इस बीटा को निकालने के लिए, मान लो बीटा निकालना है सिर्फ, तो आप बीटा निकालोगे तो यहां पर 10 लिखना और इसके ऊपर ये पावर -1 शो कर देना। इसको कहते हैं इनवर्स। क्या मतलब है ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो अभी आप इसको इनवर्स ही रखिए। तो बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स B साइन थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B cos थीटा। तो आप इससे डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है, इससे आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 2, यानी ये जो बीटा है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर जो 10 इनवर्स होगा वो एंगल को ही रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, इसको मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इस डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बेटा हमने बीटा को लिया था A के रिस्पेक्ट में, ठीक है, बीटा को हमने क्या लिया था A के रिस्पेक्ट में।
अगर बीटा ए के रिस्पेक्ट में है तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो आपको लगेगा कि सर जिसके रिस्पेक्ट में आपने लिया था इसका वेक्टर, जिसके रिस्पेक्ट में आपने ये डायरेक्शन कंसीडर किया था उसके साथ ट्रिगो नहीं लगा हुआ है ना। देखो साइन और कॉस किसके साथ है, दूसरे वाले वेक्टर के साथ, ठीक है। जिसके साथ हमने लिया उसके साथ तो नहीं है, दूसरे वाले के साथ है। तो इसलिए जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये माइंड में रहेगा कि जिसके साथ आप मानोगे कि लेट एंगल डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज विद दिस वेक्टर, तो उस वेक्टर को ए मान लेना और दूसरे को बी मान लेना। तो उससे क्या होगा, फॉर्मूला लिखना आसान हो जाएगा आपको। तो ये बीटा हुआ। अब मैं इस इनवर्स का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखिए बेटा, इस इनवर्स के कॉन्सेप्ट को समझो क्या है ये। हालांकि क्लास 12th में इस पर एक चैप्टर है मैथ में, है ना, लेकिन हम क्लास 11th में है और वो भी फिजिक्स में है, तो हमें तो सिर्फ इसका मीनिंग समझना है और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसके ऊपर। तो देखिए इसका मीनिंग। देखो बेटा, मान लो कि अगर मैं आपको लिखूं कि tan थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, सॉरी tan थीटा इज इक्वल टू मान लो √3 है। तो अगर मैं थीटा लिखूं तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स √3। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जैसे हमने इसमें मान लिया कि अगर tan बीटा इज इक्वल टू तो बीटा इज इक्वल टू दिस। अभी समझो ये क्या बोलना चाहता है। ये कह रहा है, क्योंकि यहाँ थीटा लिखा हुआ है इसका मतलब ये कहीं ना कहीं राइट साइड एक एंगल ही है। अगर यहाँ थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि राइट साइड पूरा एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए इस एंगल को लिखेंगे कैसे, क्या बोलता है ये कह रहा है कि tan में, ध्यान से समझिए सारे बच्चे, tan में वो कौन सा एंगल है, यानी ये इनवर्स है क्वेश्चन मार्क के लिए। tan में वो कौन सा एंगल है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू √3 होता है। यहां पर है वो ट्रिगो पूछ रहा, ये वाला पार्ट एंगल पूछ रहा और ये न्यूमेरिकल वैल्यू दे करके पूछ रहा। यानी ये पूछ रहा कि tan में वो कौन सा एंगल है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू √3 होगा। तो मेरा ख्याल है तुम लोग सारे बता दोगे कि सर ये तो 60 डिग्री आ जाएगा। आई बात समझ में। लेकिन हर समय ये चीज बताना आसान नहीं होता है। जैसे अगर एक एग्जांपल और ले लूं तो ये बताना इजी नहीं होगा। अगर मैं लिख दूं कि tan थीटा इज इक्वल टू 2 है तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि tan में वो कौन सा एंगल है जिसका वैल्यू 2 है, तो ऑब्वियसली तो पूरा कंफ्यूज हो जाओगे आप, क्योंकि आपने ऐसा कुछ वैल्यू पढ़ा ही नहीं है, ऐसा कोई एंगल पढ़ा ही नहीं जिसका वैल्यू 2 हो। तो ऐसे सिचुएशन में होता है वैल्यू होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि tan का वैल्यू -∞ से लेकर के +∞ तक होता है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई एंगल है जिस एंगल के कारण tan थीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी। लेकिन हमें नहीं पता है। जब हमें नहीं पता है तो अपने आप को बचाना है। हमें एंगल नहीं दिखा पा रहे तो आप अपने आप को बचाने के लिए ऐसे आंसर कर दो। तो इससे क्या होगा, आप भी बच जाओगे, टीचर भी खुश हो जाएगा और आपको मार्क्स देके निकल भी जाएगा। ठीक है। अब बोलोगे सर लेकिन अगर मुझे इस वैल्यू को निकालना होता तो हम क्या करते हैं। तो ऑब्वियस बात है, इसके लिए हमें लॉग चार्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यानी इसके लिए लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है। तो लॉग टेबल एक क्लास में मैं आप लोग को समझा दूंगा कि लॉग टेबल हम कैसे देखते हैं। खैर अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो आई होप आप लोग को ये जो ट्रायंगल लॉ है इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है, उसकी एनालिटिकल ट्रीटमेंट और उसकी डेरिवेशन, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये ट्रायंगल लॉ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और तो एक एग्जांपल देखते हैं। अभी बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, न्यूमेरिकल तो अलग से सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको इस फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं। ठीक है। तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जो ईस्ट के डायरेक्शन में 4 मीटर ट्रेवल कर रहा है। उसके बाद ये 60 डिग्री एंगल बना करके 60 डिग्री एंगल बना करके नॉर्थ के डायरेक्शन मूव कर रहा है ना, 60 डिग्री के एंगल से, और ये ट्रेवल कर रहा 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट और उसकी डायरेक्शन, यानी आपसे मैं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी पूछ रहा हूं, आर पर क्वेश्चन मार्क, और आपसे मैं ये बीटा भी पूछ रहा हूं, इस पर क्वेश्चन मार्क, कि रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आप बहुत सिंपल है, बोलो सर ये तो आपने पूरा कॉन्सेप्ट ही सिंपल सा आप
डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए कह रहे हैं, तो ऑब्वियस आता है कि हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर ए आप मान लोगे क्या 4, बी क्या मान लोगे 3, थीटा क्या लेंगे 60। ठीक है, तो लगाइए फॉर्मूला। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। तो देखिए क्या होगा, तो यहां पर आ जाएगा अंडर रूट ए की वैल्यू हमारे पास है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू है 4 इंटू बी की वैल्यू है 3 और cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका 16 प्लस 9 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से ये हो जाएगा 12। तो ये रिजल्ट आएगा आपका 25 प्लस 12, 25 प्लस 12 37 आई थिंक 37। सो ये आ जाएगा रिजल्ट 37। अब ये रिजल्ट 37 है, तो ये तो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी, आप यहीं पर आंसर कर दीजिए इतना मीटर। ठीक है, छोड़ दो, रूट निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, डायरेक्शन। तो नाउ बीटा इज इक्वल टू, देखिए तो बीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ, 10 इनवर्स बी साइन थीटा ना डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ए प्लस बी कॉस थीटा। ए आपने किसको माना है 4 को, यानी इसके साथ डायरेक्शन देख रहे हो, इसलिए ए के साथ ट्रिगोन नहीं लग रहा। तो 10 इनवर्स बी यानी 3 इंटू साइन 60 डिवाइडेड बाय ए यानी 4 अब प्लस बी मीन्स 3 cos 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 3 इंटू ये हो जाएगा √3/2 डिवाइडेड बाय ये क्या बन जाएगा 4 अब प्लस 3 इंटू 1/2। ठीक है, तो 10 इनवर्स 3√3 डिवाइडेड बाय 2, तो एलसीएम लेने पर कट जाएगा, डिवाइडेड बाय 11 आ जाएगा आई थिंक, है ना 11, 4 2 8 प्लस 3 11/2, 2 से 2 कैंसिल। तो अब देखो मैंने कहा ना कि मान लो इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे यहीं पर आंसर कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो हम लोग सेफ एंड साइड पे रहेंगे कि बीटा कैसे निकालना है। तो ये था हमारा इसका सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये एक बेसिक न्यूमेरिकल है जिसमें मैंने सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग बताई है कि आप फॉर्मूले को यूज कैसे करोगे। न्यूमेरिकल इतना सिंपल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल के लिए अलग से हम लोग इसके अलग से क्लास लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रायंगल लॉ का बेसिक न्यूमेरिकल, सिर्फ समझने के पर्पज से। अब हम लोग देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ। ये तो था ट्रायंगल लॉ। ओके, नाउ मान लो कि वो फोर्स वाला एग्जांपल लेते हैं कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हुआ फुटबॉल के ऊपर और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हुआ। ठीक है, अब मुझे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब मुझे क्या करना है, इनका रिजल्टेंट निकालना है कि वो रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में और उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमारे पास क्या आया है, पैरेललोग्राम लॉ। यानी ऐसे ही सिचुएशन कि एक ही पॉइंट पर दो वेक्टर एक साथ वर्क कर रहे हो एक ही पॉइंट पर, तो उस केस में उनका रिजल्टेंट क्या होगा और उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसे फाइंड आउट करने के लिए ही हमारे पास आया है ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या है इसकी स्टेटमेंट, इसको देखते हैं हम लोग। तो स्टेटमेंट देखते पहले। तो कहता है कि मान लो कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दोनों ही वेक्टर इस पॉइंट पर एक साथ वर्क कर रहे हैं। तो इन दोनों वेक्टर को आप एक पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट साइड से, टू कंसेक्यूटिव साइड या एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कीजिए। तो ऐसे सिचुएशन में इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, कौन सा डायगोनल, डायगोनल भी तो दो होंगे,
एक ये डायगोनल होगा और एक ये डायगोनल होगा। कौन सा डायगोनल? तो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल जो उस एक्शन पॉइंट से ड्रॉ किया गया हो, वो डायगोनल इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट बताएगा। यानी ये जो R होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। और ये R क्या है? तो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है जो इस पॉइंट ऑफ एक्शन से ड्रॉ किया गया है। यही पैरेललोग्राम लॉ है। ठीक है, ओके। अब हम लोग इसको स्टेटमेंट में ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये R जो है वो A और B का रिजल्टेंट है, तो A प्लस B लिख दो। रिजल्टेंट के लिए प्लस का साइन यूज करते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट है कि इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट द सेम टाइम ऑन ए गिवन पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी उसका मैग्नीट्यूड भी देना चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन देयर resultant vector is represented with magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram which is drawn from the given point, यानी point of action. Is it clear? So we can say that is R is equal to resultant vector is equal to A vector अब प्लस B vector, जहां प्लस रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर जो प्लस है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो R इज इक्वल टू A प्लस बी वैक्टर। ये था हमारा इसकी स्टेटमेंट सेम है, थोड़ा सा चेंजिंग है हमें। उस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट को अगर देखो तो उस स्टेटमेंट में क्या था कि दो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल था, जबकि इसमें क्या है कि एक ही पॉइंट पर दोनों वेक्टर वर्क करने चाहिए और उनके बीच में एक एंगल हो। तब हम अगर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, जो उस पॉइंट से ड्रॉ किया गया होगा, वो उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होता है। अब हम देखते हैं इसके एनालिटिकल ट्रीटमेंट कि इसकी एनालिटिकल ट्रीटमेंट क्या होगी। तो ये स्टूडेंट बहुत सिंपल है। अगर आप लोगों ने ट्रायंगल लॉ तैयार कर लिया है, लर्न कर लिया है, तो फिर इसे लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ऐसा सेटिंग यहां पर करूंगा कि आपने जो डेरिवेशन ट्रायंगल लॉ के लिए यूज किया है वही डेरिवेशन आप इसके लिए भी यूज कर लें, एकदम एज इट इज। कुछ नहीं करना है, खाली डायग्राम बनाने हैं आपको। देखिए कैसे, देखिए कैसे, बहुत सिंपल है। तो अगर पैरेललोग्राम आया तब भी वही, ट्रायंगल आया तब भी वही, सिर्फ आप डायग्राम चेंज करेंगे। अब देखिए कैसे, देखो अगर ये थीटा है, क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो देखिए यहां थीटा है कौन? तो क्लियरली कि ये जो थीटा है इसमें वो कौन है? देखिए, क्या ये दोनों के बीच के एंगल नहीं है? ये नहीं थीटा होगा। एक ये डायरेक्शन है, दूसरा ये डायरेक्शन है। तो मैंने कहा कि एंगल हमेशा दो डायरेक्शन के बीच का एंगल, बीच के एंगल को लेते हैं, तो ये थीटा हो जाएगा। अब मैंने कहा था कि यहां से आपको क्या करना है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आप एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा D। तो अगर ये थीटा है तो बताओ क्या ये एंगल थीटा नहीं होगा? क्या हम इस एंगल को थीटा नहीं कहेंगे? यस और नो? ठीक है, यस होगा। क्यों? क्योंकि ये क्रॉसपोंडिंग एंगल है, राइट। तो ये क्रॉसपोंडिंग एंगल है। और अगर ये B है तो ये भी B होगा, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम जो कि इक्वल होते हैं। तो इसलिए ये B है तो ये भी B हो जाएगा। क्लियर है? अब सोचो, क्या वो डायग्राम और उसकी डेरिवेशन और ये डायग्राम और इसकी डेरिवेशन एकदम सेम नहीं हो जाएगी? सिर्फ आप इसको हटा के देखो, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे हटा दो। यानी अगर मैं इसको यहां से ऐसे हटा दूं, ठीक है, तो देखिए क्या सेम नहीं है? ये है कि नहीं? एकदम सेम हो गया, ठीक है। यानी मैंने क्या कहा कि सिर्फ आप इसको हटा दो, ये वाला पार्ट अगर हटा दो तो लगेगा कि सर ये एकदम लगभग सेम है कि नहीं? ये थीटा था तो इसको हमने यहां पर डाल दिया, तो आप कहोगे सर ये एकदम एग्जैक्टली सेम है।
डायरेक्शन में कोई चेंजिंग है ही नहीं। तो इस तरह से आप जो डेरिवेशन हमने ट्रायंगल लॉ के लिए किया हुआ है एकदम सेम डेरिवेशन आप पैरेललोग्राम के लिए भी करेंगे। और डायरेक्शन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना होगा तो वो भी सेम होगा, उसमें भी देखो कोई चेंजिंग है ही नहीं। ये रिजल्टेंट है, ये बीटा है, उसको ए के साथ हमने ले लिया तो ये भी चेंज नहीं होगा। तो ना तो डायरेक्शन चेंज होगा और ना ही डेरिवेशन, एज इट इज। तो ये था हमारा पैरेललोग्राम। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ एंड द लास्ट दैट इज पॉलीगन लॉ। वो भी देख लीजिए, छोटा सा है वो पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी देख लेते हैं हम लोग। पॉलीगन लॉ क्या कहता है? ये है मोर देन 2 वेक्टर के लिए। अगर 2 से ज्यादा वेक्टर हुआ तब क्या करेंगे? तो कहता है कि मान लो कि एक वेक्टर ये है तो इसे ए लिख दीजिए, जहां एक का हेड कंप्लीट हो रहा वहीं पर दूसरा वेक्टर लो, इसे बी मान लो। जहां दूसरे का हेड कंप्लीट हो रहा वहां से तीसरा ले लीजिए, इसे सी मान लो। यहां से फोर्थ ले लो, इसे डी मान लो। यहां से नेक्स्ट ले लो, इसे ई मान लीजिए। मान लो इतना हम लोग वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट इसका कहता है कि अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, उन वेक्टर्स को पॉलीगन ओपन पॉलीगन का मतलब है कि एक साइड उसका ओपन होना चाहिए। अगर उन वेक्टर्स को ओपन पॉलीगन के रेगुलर साइड से रिप्रेजेंट कर दे, रेगुलर मतलब जहां एक कंप्लीट हुआ दूसरा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, तो रेगुलर साइड से रिप्रेजेंट करें या साइड्स ऑफ द पॉलीगन से रिप्रेजेंट करें, टेकन इन सेम ऑर्डर, ये भी लिख सकते हो, टेकन इन सेम ऑर्डर। तो कहता है इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो ये क्लोजिंग साइड होगा। ये जो क्लोजिंग साइड है इसको क्लोज कर दीजिए, तो ये कहता है ये इन सबका रिजल्टेंट होगा। तो पहले इसकी स्टेटमेंट लिख ली जाए। तो कहता है इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय sides of a polygon, represented by sides of a polygon taken in same order, then if number of vectors are represented by the sides of a open polygon, या open छूट गया, open polygon taken in same order, then their resultant vector is represented by the closing side of the polygon taken in opposite order, that is you can say कि ये जो R होगा, ये जो R वेक्टर होगा, ये R वेक्टर A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर और प्लस E वेक्टर, इन सब का रिजल्टेंट होगा। प्लस का मतलब रिजल्टेंट, ठीक है। तो इन सब का रिजल्टेंट होगा। तो ये ओपन पॉलीगन है, लेकिन ये कैसे रिजल्टेंट A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E हो गया, अगर आप इसको समझना चाहते हैं, इसको प्रूफ करना चाहते हैं, तो यहां लिख दो प्रूफ। और देखो बहुत सिंपल है, 2 मिनट में प्रूफ हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है,
इस O से ये देखिए बेटा, ये A हो गया, ये B हो गया, यहां पर B लिख दो, यहां पर आप B लिख दीजिए, यहां C लिख दो, यहां D लिख दो और यहां E लिख दो। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि इस इनिशियल पॉइंट को पहले इस B से मिलाइए, फिर इस C से मिला दो, फिर इस D से मिला दो, है ना, बस ऐसे मिला दीजिए। अब ये जो वेक्टर आया इसका कुछ नाम दे दो, इसको मान लो P वेक्टर, इसे R वेक्टर नाम दे दो, नहीं इसे Q कर देते हैं ना, इसे Q दे दो और इसे R वेक्टर नाम दे दो, ऐसे कर लेते हैं, है ना। तो देखिए कैसे ये प्रूफ होगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो प्रूफ देखना बेटा ध्यान से, देखिए प्रूफ। अगर आप इस ट्रायंगल को लो, इन ट्रायंगल OAB, ठीक है ना, और इस पर ट्रायंगल लॉ यूज करो, तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। यानी आप कह सकते हो कि P इज इक्वल टू A प्लस B। सिंपल है, देखते जाओ, बहुत इजी से प्रूफ हो जाएगा। P इज इक्वल टू A प्लस B, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद देखो इन ट्रायंगल OBC, इस ट्रायंगल को देखो, तो अगर हम OBC लेंगे तो दिस वेक्टर अब प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ। P वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर। देखो ये दोनों सेम ऑर्डर में होंगे और ये अपोजिट ऑर्डर में होगा, तो आप कह सकते हो कि जो Q वेक्टर होगा वो हो जाएगा P वेक्टर अब प्लस P वेक्टर अब प्लस C वेक्टर। ये लिखेंगे P वेक्टर प्लस C। P का वैल्यू हमारे पास A प्लस B है, तो यहां लिख दो A प्लस B अब प्लस C हो गया, इसे 2 मान लो। मेरा ख्याल है कि सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि आप करना क्या चाह रहे हो, है ना। वो तो आप लोग भी अब तो अपने से आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए उसी तरह से आप नेक्स्ट स्टेप लिखिए, कौन सा, तो अब लो ट्रायंगल OCD, इन ट्रायंगल O लीजिए, C लीजिए और D लीजिए। इस ट्रायंगल को देखो, अगर इस ट्रायंगल को देखोगे तो दिस वेक्टर अब प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, है ना। दो सेम ऑर्डर में लीजिए, ये प्लस ये इज इक्वल टू दिस, है ना, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा R वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर अब प्लस D वेक्टर। तो अब यहां पर Q की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C अब प्लस ये हो जाएगा D, ठीक है। एंड द फाइनल कौन, इन ट्रायंगल ODE, तो इस ट्रायंगल में देखोगे तो क्या लिखेंगे बताइए, OE, ठीक है, सॉरी डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इस ट्रायंगल में R इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, R इज इक्वल टू स्मॉल r वेक्टर अब प्लस E वेक्टर, ठीक है। तो R इज इक्वल टू, इस R की वैल्यू रख दो, तो इस R की वैल्यू है A, ठीक है, प्लस B प्लस C प्लस D और ये लास्ट में प्लस E, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा सबको, क्लियर है बेटा, ठीक है। तो क्लियर, तो इस तरह से हम लोगों ने आज के क्लास में डिस्कस किया ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, यानी ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम से लेते हुए डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक यानी न्यूमेरिकल क्लास ऑफ द ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम। सो स्टूडेंट, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको आज के लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को लाइक एंड शेयर करें और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।